अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स में। शेख गयास अहमद साहब हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं, और गुज़िश्ता शेख गयास अहमद साहब के इंटरव्यू के बाद एक तूफ़ान बरपा हुआ। हम जानते हैं कि वो तूफ़ान कैसा था, लेकिन उसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये मैं ज़रूर बताऊं कि शेख गयास अहमद साहब, अगर आप को अभी तक तारुफ नहीं है, तो शेख गयास अहमद साहब फॉर्मर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रह चुके हैं, पीटीआई यूके के लीगल प्रैक्टिशनर हैं, और बहुत से मामलात के ऊपर उनकी गहरी नज़र होती है। और कुछ मामलात जो हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल होते हैं। कोशिश आज हम करेंगे कि कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करें, लेकिन करंट अफेयर्स के ऊपर बात की जाए, जिसमें सबसे पहले हम वेलकम करते हुए शेख गयास अहमद साहब से पूछेंगे कि सर, जो बलूचिस्तान में अब हो रहा है, जिसके ऊपर जो मर्जी आप बातें कर लें, पाकिस्तानी फौज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी लाशें छुपानी पड़ रही हैं, लेकिन जो पीटीआई के अंदर एक नैरेटिव है, वो लगता ये है कि जनाब, उनकी बातें सुनो तो कहते हैं कि ये फौज ने खुद करवाया है। 8 फरवरी के वाक़े से तवज्जो हट 8 फरवरी की जो इस वक्त मूवमेंट है, जो कॉल है, उससे तवज्जो हटाने के लिए बलूचिस्तान में ये वाक़या कराया गया है, वारदात करवाई गई है, जो दो लिहाज से बड़ी मज़ा का खेज है। पहली तो ये बात ही एज अ होल बहुत मज़ा का खेज है। हाँ, फौज को इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन चाहिए, जिसके लिए बलूचिस्तान में लश्कर जंगवी, शफीक मेंगल, जो सरफराज बुगटी के साथ, जो काकड़ के साथ, अनवार काकड़ के साथ, डर्टी हैरी के साथ, उसके बेटे की शादियों पे आता है, तस्वीरें खिंचवाता है और डेथ स्क्वाड रन करता है। ये एक मुसल्लमा हकीकत है, बलूचिस्तान के अंदर ये काम किया जा रहा है और जानबूझ के हालात को खराब किया जा रहा है। लेकिन ये कहना कि इनकी इतनी कैपेसिटी है कि ये इस तरह का वाकया करवा लेंगे, ये भी तो सर बहुत ही ज्यादा बेवकूफ़ी वाली बात है। शाम का अंधेरा पड़ते ही बलूचिस्तान का कंट्रोल जो है वहां बागियों के पास चला जाता है, फौज के पास तो सिरे से वहां कंट्रोल ही नहीं है। तो ये कहना कि जनाब, ये बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ वीकेंड के ऊपर हुआ है, 10 शहरों को यरगमाल बनाया गया, सैकड़ों सिक्योरिटी फोर्सेस की लाशें गिराई गई, जो उनकी कैजुअलिटीज को छुपाया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए किया गया कि 8 फरवरी की तहरीक से या 8 फरवरी के एहतजाज से तवज्जो हटाना चाहती है फौज। क्या ये बात जायज है, पहली बात? और बलूचिस्तान में आपको क्या लगता है कि मसला क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? ओवर टू यू सर, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम आदिल, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अच्छा आदिल, इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो इसको हमें थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड में देखने की ज़रूरत होगी। इसको अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते तो मेरा ख्याल है 2000 शायद 3-4 में अकबर बुगटी का जो वो असैसिनेशन हुआ था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद डेट्स में थोड़ी आगे पीछे करूँ। तो उसके अंदर जो अब मसले मसाइल चल रहे थे, तो देखें, अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि जब भी आप इश्यू को एड्रेस नहीं करेंगे, इश्यू क्या है कि आप वहाँ पे सप्रेस कर रहे हैं लोगों को। तकरीबन कोई 6 से 7 हज़ार के करीब मिसिंग पीपल हैं, जिनका ये सारा मतलब ऑन गोइंग मसला चल रहा है, जो आज से नहीं है, जो काफ़ी अरसे से चल रही है सारी सिचुएशन। सर, इसमें जब आप एक मिनट, लेट मी करेक्ट। अकबर बुगटी साहब से पहले नौरोज खान से मामला शुरू हुआ है, जी, उनके सरदार को। ये पाकिस्तान जब से बना है तब से मसला है। उनको बुलाया एग्जैक्टली। गया था अकबर बुगटी की तरह। अकबर बुगटी को क्यों नहीं बाहर आए जनरल मुशर्रफ के कहने पे? क्योंकि नौरोज खान से इन्होंने मुआहदा किया था कि आप आ जाएं, हथियार डाल दें और और उसके आपके बाद साथ क्या किया इन्होंने? माफी होगी। उनको कुरान के ऊपर हाथ रख के, कुरान का वास्ता दे के, कुरान पे एग्रीमेंट करके बुलाया गया था, और जब वो आए तो उनको, उनके बेटों को फांसी दे दी गई थी। वहां से मसला चल रहा है, इसलिए अकबर बुगटी ने सरेंडर नहीं किया था। जी सर, प्लीज जी, कंटिन्यू। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बेसिकली मैंने इसीलिए कहा था कि मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है वो अब मुझे जो याद पड़ता है अकबर अकबर बुगटी के साथ जो कुछ हुआ था, तो इसी को आगे फर्दर क्या हुआ कि अभी हमारे रिसेंटली जो है वो महरंग बलोच, उनको उठा के इन्होंने अरेस्ट कर लिया उनको। फिर उसके बाद आपकी ईमान हाजिर मज़ारी, जो कि बहुत वोकल थी इस सारे मामले के अंदर, उनको उन्होंने तकरीबन की 17 साल की कैद दे दी है। मतलब ये कि वो एक ट्वीट करने पे, तो ये देखिए, ये सारे आपके अपने इंटरनल इश्यूज़ हैं, आपके अपने खड़े किए हुए इश्यूज़ हैं। और इसी को अगर हम पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो देखें अब पार्टी के साथ क्या हो रहा है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन,
उसके बाद सप्रेस कर रहे हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल वो नहीं है, उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है पाकिस्तानी नेशनल्स के पास। अब सेक्शन 144 इम्पोज कर देते हैं जब कभी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोशिश करती है किसी जगह पे भी अपना लॉफुल राइट एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि खान साहब ने कभी भी वायलेंस की बात नहीं की। आप अगर उनकी हिस्ट्री भी उठा लें तो हमेशा से क्या हुआ कि एक गमला भी नहीं टूटा हमारे पीटीआई के। तो देखिए ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, और इस सारे मामले के पीछे अगर देखा जाए तो कायद आजम से लेके अब तक अगर कोई फोर्स जो सबसे ज्यादा अगर रिस्पॉन्सिबल ठहराई जाती है तो वो आपको पता है कि ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है। और इसमें देखें आप अगर बात करते हैं, ये लोग कहते हैं कि जी वी आर द स्टेट, हम रियासत हैं, ठीक है। मुझे एक सवाल करना है इन लोगों से डायरेक्टली आज कि हु आर द स्टेट। रियासत की जो डेफिनेशन है वो अगर आप उसकी वैसे अदरवाइज डेफिनेशन निकालें तो वो क्या है कि एक जमीन का टुकड़ा है जिसके अंदर वो लोग रहते हैं, और उस रियासत को जो है एक सर्टन कोड के तहत या एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या एक आप इसको कह लें कि एक सिविल एग्रीमेंट के तहत चलाया जाता है for the welfare of people who reside in that particular piece of land, जिसकी बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उस रियासत के अंदर जो है वो उन लोगों को सर्व करने के लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं। उससे पहले उसका एक आइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपकी राइट्स और स्टेट की ऑब्लिगेशंस, राइट्स प्लस मैंने बात की ऑब्लिगेशन स्टेट की ऑब्लिगेशन उसके अंदर डिफाइंड है कि स्टेट की ऑब्लिगेशन क्या और आपके राइट्स क्या और वो कैसे एश्योर किए जाएंगे। तो देखिए जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से बाहर निकल के, लीगल और लेजिटिमेट लिमिट से बाहर निकल के वहां पे स्टेट के जो रहने वाले हैं उन लोगों के राइट्स को अगर आप सप्रेस करेंगे तो देखिए अल्टीमेटली ये आहिस्ता 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 ये सारी चीजें जो हैं वो अब इस स्टेज पे पहुंच गई हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर फॉरेन इंटरवेंशन शुरू हो जाती है, फॉरेन फंडिंग शुरू हो जाती है। ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे जो हमारे कंट्रीज हैं जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है एक स्टेबल और पीसफुल कंट्री रहे, वो उसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स एक्टिव हो जाते हैं और वो उनको फंड भी करते हैं और वो उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो देखें ये सारी चीजें अगर हम इन सारी चीजों को फंडामेंटली जो कि गलत है, देखिए कायद आजम ने भी कहा था कि रियासत जो है हमारी फौज जो है उसका काम पॉलिसी बनाना नहीं है, उसका काम है सरहदों की हिफाजत करना। जब आप क्या करेंगे कि आप पॉलिसी मेकिंग में भी आ जाएंगे, आप जजेस को भी कंट्रोल करेंगे, उनकी बेडरूम में कैमरे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप बाकी सारे इन्वेस्टमेंट भी आप करेंगे SIFC, फिर आप क्रिप्टो में भी आ जाएंगे, फिर आप मतलब हर वो काम करेंगे जो आपका काम नहीं है और आप वो काम नहीं करेंगे जो आपका काम है, सरहदों की हिफाजत करना। और फिर अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने कहा, देखिए इसमें फिर कोलैटरल डैमेज भी होता है। खान साहब यही तो कहते थे कि हमने अपने 70,000 फौजी मरवा लिए हैं, हमने अपनी 70,000 जानों की कुर्बानी दी है और किसी और की जंग के लिए। तो देखिए सर एक बात है, जरा कंट्रोवर्शियल बात है, आई नो आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ फ्लेक फॉर दैट। खान साहब ने बलूचिस्तान के ऊपर जब बात आई तो आंखें बंद करके वन पेज के ऊपर वो फौज के साथ थे, बाजवे और फैज हमीद की मतलब फौजी एस्टेब्लिशमेंट की बात सुनी, मानी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जी आप कंटिन्यू करें, मैं सुन रहा हूँ। आप मुझे जवाब देना, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इसमें अगर आप ये कहें कि जी वन पेज, तो खान साहब ने हमेशा उस जगह पे जहाँ पे कि ह्यूमन राइट्स की बात होती है, राइट्स सप्रेशन ऑफ राइट्स की बात होती है, असल में आदिल ये थोड़ी सी ट्रिकी सी सिचुएशन है। बात मत फेरे, बात करें सीधी। आप इधर पॉलिटिकली करेक्ट आंसर मत देना, सही बताए ना। वो कहते हैं चलो छोड़े, बलोच राइट्स की बात करते हैं। कोयटा में लाशें पड़ी थी तो खान साहब खुद जाना चाहते थे तो बाजवी ने कहा मत जाए, सिक्योरिटी थ्रेट है, ये है वो है, फलाना है ढींगा है, नहीं जाने दिया खान साहब को। खान साहब नहीं गए। कोयटा में वो कितने दिन लाशें रख के सड़कों के ऊपर बैठे रहे थे मरी ट्राइब्स जो हैं। तो यहाँ पे बात में जाना चाहिए था। और फिर
जाना चाहिए था। ठीक है सर, थैंक यू। इसके साथ ये भी इसमें बता एक चीज और, मैं इसमें आपको एक चीज और ऐड कर देता हूँ। दें। मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा, और हमने खान साहब को ईमेल भी की थी कि आपको जाना चाहिए इस चीज में। हम्म, इसमें मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं आदिल, जी कि हम लोग अगर कोई ऐसी चीज नोटिस करते थे कि जो खान साहब तक नहीं पहुंच रही या खान साहब नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए थी, हम उन्हें इमीडिएटली बताते होते थे कि खान साहब आपको ये चीजें करनी चाहिए। और मैं इसका आपको इसका एविडेंस भी दे ठीक है, आप सकता हूँ। मानते हैं सर, बहुत जबरदस्त आप लोग इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, आपका काम था, आपने बताया, लेकिन खान साहब ने फौज की सुनी और आपकी अपडेट किया उन तक पहुंचने नहीं दी गई, क्योंकि दरमियान में पुराना कचरा जमा था जो अभी भी जमा है पीटीआई के अंदर से, जिसकी वजह से इमरान खान आजाद नहीं हो रहे। बातें बड़ी सख्त लगेंगी आपको, लेकिन ठीक है, सुने, अभी बर्दाश्त करें, पास करें या बर्दाश्त करें। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि फिर जब अब आके पीटीआई वाले बात करते हैं कि ये बलूचिस्तान में जो हमले हुए हैं बागियों के, ये जर्नलों ने खुद करा दी, इनकी औकात ही नहीं है, इतने नालायक हैं ये साले कि ये इन्होंने इसलिए करवा दिए हैं कि 8 फरवरी से तवज्जो हटाना चाहते हैं। ये क्या मज़ाक खेज बात नहीं? मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। ये क्यों कराने लगे? देखें, बलूचिस्तान के अपने इश्यूज हैं और बहुत सीरियस इश्यूज हैं। मुझे एक चीज बताएं, मेरे घर से इश्यूज क्या है उस पे ये भी सुन लीजिए जरा, हमारी बहन क्या कहती है और जिसकी वजह से उसको जेल में डाक दी है, ये सुन लीजिए जरा। मुझे पकड़ा और मेरे बाल खींचे गए और मुझे अलग से किसी कमरे में जाकर 3-4 अफसरान ने जो है ना एक साथ जो है ना मुझ पर तशद्दुद किया। मैं खामोश रही, मैंने यही कहा कि आपका कसूर नहीं है। जब वो मुझे मार रहे थे, मैं तब भी उन पुलिस अफसरान से यही कह रही थी कि खुदा के लिए ऐसा नहीं करें, हमारे पास बच्चे हैं, औरतें हैं, हमारे आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी और आपकी कोई कन्फ्रंटेशन है। आप दरमियान में नहीं आए, आप किसी और के ऑर्डर्स को नहीं माने। वकील के सामने, सहाफ़ियों के सामने एक इंतहाई वहशी अमल दोहराया गया जिसमें औरतों को घसीटा गया और यही कहा गया कि मारो इनको। बच्चे चीख रहे थे और इनको बच्चों की चीखने की भी आवाज़ की कोई परवाह नहीं थी। दुपट्टे खींचे जा रहे थे, कमीज़ें खींची जा रही थी। हमें ये कहा जाता है कि आप एंटी स्टेट जो है ना आपका नैरेटिव है। अगर हम एंटी स्टेट नैरेटिव रखते तो हम सड़कों पे दरपदर नहीं होते। हम आपकी सड़कों पर आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, आपके अदारों से इंसाफ मांग रहे हैं, आपकी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांग रहे हैं, आपकी कौमी असम्बली से इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन ये सारा जो अमल था ये इसलिए किया गया कि हमें इश्तियाल दिया जाए, हमारे लोगों को मारा जाए। और अब भी हमारे 14 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। मगर ये तहरीक यहाँ नहीं रुकेगी। मार्च के शुरा, इस तहरीक के शुरा अभी भी पुरअज़म है और मैं बलूचिस्तान भर में हमारे लिए निकलने वाले उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी आप मुझे एक बात बताओ सर, एक बात बताएं, आप उनकी माओ बहनों बेटियों को जो है वो उठा के जेल में डक दो, उनके कपड़े फाड़ो, उनके दुपट्टे उतारो। ये तो काम जो है वो तैयबा राजा के साथ लाहौर में भी हुआ था ना, लेकिन लाहौर में आपको फील होता है क्योंकि वो पंजाब का तख्त है ना, तख्त लाहौर है। ये पूरे बलूचिस्तान के अंदर करो। ये जो बच्चियां आई हुई हैं, औरतें आई हुई हैं, इनका बाप मार के उसकी लाश भेज दो, उसके भाई की आंखें निकाल के तशद्दुदशुदा लाश भेज दो और कहो जो सड़क के ऊपर चल रहा है उसको मार दो। मैं ऐनी शायद हूं इस पॉलिसी का, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, जो भी होता है फिर देखा जाएगा। उनको मार के फेंक दो, उसके बाद कहो और ये तो इसलिए ड्रामा हो रहा है कि पीटीआई को 8 फरवरी को रोकना चाहते हैं। तुमने पहले क्या कर लिया 8 फरवरी के अंदर, जो भी तुम यहाँ पे पीटीआई वाले बातें मतलब बात तो है, फिर पीटीआई की लीडरशिप यहाँ पे क्या कर रही है आप मुझे बताएं। कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान है, मजबूरी है जी, हमें कहते हैं मजबूरी है। ओके, होगी आपकी मजबूरी, लेकिन अगलियों की मजबूरी मजबूरी नहीं है, सिर्फ आपकी मजबूरी है। तो इसके ऊपर जरा सर क्लैरिफाई कर दें ताकि आगे 8 फरवरी के ऊपर भी आ जाते हैं कि 8 फरवरी से के जगह 7 फरवरी को जनाब और 9 फरवरी को सज्जे खब्बे जो है वो बहुत सी चीजें की जा रही हैं डिसिपेट करने के लिए। ये क्या कहानी चल रही है, लेकिन पहले इसको क्लैरिफाई कर लें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, डाउट्स क्लियर कर दें प्लीज। देखिए आदिल, मैं आपको यही बात करने लगा था कि देखें, अगर मेरी फैमिली में मेरे किसी बहन भाई के साथ अगर इस तरह होगा ना, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना अलमिया होगा मेरे लिए। ठीक है, जब मैं अपने किसी प्यारे को अपने सामने देखूंगा जिसकी आंखें निकाल दी गई होंगी और जिसकी जबान काट दी गई होगी, मतलब जो आप बता रहे हैं मैं उस पे बात कर रहा हूँ, या उसको मतलब उसके तशद्दुद करके उससे किसी काबिल नहीं छोड़ दिया गया होगा, तो देखिए मुझे तकलीफ होगी।
اور میرے لیے الٹیمیٹ جو ریمیڈی ہوگی وہ کیا ہوگی کہ میں جاؤں گا پولیس میں, وہاں پہ رپورٹ کروں گا, وہاں پہ میری بات نہیں سنی جائے گی, میں میجسٹریٹ کے پاس جاؤں گا, اسے کہوں گا میری ایف آئی آر درج کرو, میجسٹریٹ کے پاس میری ایف آئی آر اگر درج نہیں ہوگی تو میں کس کے پاس جاؤں گا بتائیں؟ سیدھی آپ سی کی بات بات ہے. ٹھیک ہے, پھر بندے کے پاس جب آپ دیوار سے کو لگا دیتے ہو تو پھر وہ آگے کیا کرے گا؟ سر یہ کیا پی ٹی کرے آئی کا گا؟ 8 فروری کا جو احتجاج ہے, اس جی پہ آ جاتے ہاں ہیں جی کیونکہ وقت تھوڑا ہمارے پاس کم ہے. اس پہ بتائیے ہاں گا جی. ذرا کہ اس کے آس پاس آگے پیچھے, کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں باقاعدہ طور کے اوپر وہ اسٹرینتھ اب پی ٹی آئی کی ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کو مکمل طور کے اوپر انفلٹریٹ کر کے قابو تقریباً کر لیا گیا, 90% کیا گیا. سب کو پتا جی ہے, جو نہیں مانتا نہ مانے نا, آفیشل سوشل میڈیا سیل نہیں مانتے نہ مانو, پاس کرو یا برداشت کرو, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ سچ ہے, اوورسیز پاکستانی اسٹرینتھ ہے عمران خان کی آئیڈیالوجی کی, ان کو ڈسمنٹل کرنے کی ایک طرف کوشش کی جا رہی ہے, دوسری طرف کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ چلو یار ہم کچھ کر رہے ہیں, کیونکہ اوورسیز پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ انفلٹریٹ ہو کے فارغ ہو چکی ہے, تو اس کی جگہ بہت سی موومنٹس ایسی ہیں جو اسپیس کو انہوں نے چھوڑ دی ہے, تو اس کو فل کر رہی ہے اور انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے. اس کے اوپر آپ کی جو ہے وہ کیا جو ہے وہ انسائٹ نیوز ہے یا انالیسز ہے یا انفارمیشن ہے, یہ بتائیے گا سر. جی عادل, میں اس پہ اپنے انالیسس دوں گا. اور اچھا, اس میں اب دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ یہاں پہ جو ہمارے انٹرنیشنل چیپٹرز کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور ایک پاکستان کے اندر کیا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا فورم ہے, میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے نا وہ تھوڑی سی لوگوں کو کمیونیکیٹ کی جائے. ایک تو یہ کہ دیکھیں, خان صاحب نے, آپ کو یاد ہے میں نے لاسٹ ٹائم بھی اپنا ایک ٹویٹر کی بات کی تھی, وہ جو میں نے پن کیا ہوا خان صاحب کا میسج, انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے گھروں کے اندر نہیں بیٹھنا, آپ لوگوں نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے, اور آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے. یہ آپ اس سے ایگری کریں گے, یہ خان صاحب کا میسج تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر اریسٹ ہو گیا تو آپ لوگوں نے گھروں میں نہیں بیٹھنا, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس خان صاحب کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں. اب اگر آپ ان انسٹرکشنز کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے, یہ کہنے کی کہ جی ہم کبھی ٹرانس نیشنل ریپریشن پہ کام کر رہے ہیں, کبھی ہم کسی چیز پہ کام کر رہے ہیں, دیکھیں 3 سال تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں, 908 یا 10 دن ہو گئے خان صاحب کو اندر گئے ہوئے, ٹھیک ہے. اب ہمیں سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ کیا ہم اگلی, اب یہ فیبروری آ گیا, فیبروری کے بعد مئی کا 9 مئی کا انتظار کریں گے, 9 مئی کے بعد آگے پھر کیا ہم انتظار کریں گے نومبر کا, 26 نومبر کا, پھر اس کے بعد 26 نومبر گزرے گا تو کیا اس کے بعد سردیاں شروع ہو جائیں گی, 2-3 مہینے ریسٹ, ٹھیک ہے, وہ ونٹر ہالیڈیز, دین اگین پھر ہم دوبارہ سے اسی پہ ہی آ جائیں گے, 8 فروری پھر آ جائے گی. تو دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہماری جو اس وقت, میں ویسے اب لیڈرشپ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے تھوڑی سی, سوری ٹو سے دیٹ, کیونکہ یہ آفس بیئررز جو ہیں نا ہمارے, سیکرٹری جنرل ہو گئے ہمارے پاکستان کے, ہمارے جو چیئرمین ہو گئے پی ٹی آئی کے, ٹھیک ہے, ان لوگوں کا کام بنتا ہے کہ ہمیں ایک کنکلوسیو پلان دیں, ہمیں بتائیں کہ جی یہ ہمارا جو ہے پلان ہے کہ دھرنا ہونا چاہیے, سٹ ان ہونا چاہیے, اور ہم لوگ اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک کہ آپ ریلیز نہیں کر دیتے عمران خان کو, کیونکہ ریلیز آف عمران خان از ناؤ دی مطلب پرائیورٹی, دیٹ شوڈ بی دی پرائیورٹی آف پی ٹی آئی آفس بیئررز, ناٹ لیڈرشپ, ٹھیک ہے. اچھا, اب میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اسپیس میں, انہوں نے ایک بڑی مزیدار بات کی, وہ میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے کیا بات کی, دیٹ واز ویری لاجیکل. انہوں نے بات کی, وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھیں آپ کیا کریں کہ بجائے یہ کہ آپ کسی سینٹرلائز لوکیشن کی جو ہے نا وہ پیسفل پروٹیسٹ کی کال دینے کے, آپ اپنے شہروں میں جو ہے نا وہ ان کو بیٹھے وہاں پہ سٹ ان دیں ادھر, ٹھیک ہے. انہوں نے پھر اس کی لاجیکل ریزن کیا دی, وہ کہتے ہیں کہ جی 1.5 لاکھ ایک کانسٹیٹوئنسی کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے, کانسٹیٹوئنٹس کا نمبر ہوتا ہے رفلی ایک, ٹھیک ہے. اس پہ تقریباً کوئی 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے قریب پی ٹی آئی کے کانسٹیٹوئنٹس ہوں گے, اس کے سپورٹرز ہوں گے پی ٹی آئی کے. اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی تقسیم کر دیں 3 پہ, ٹھیک ہے. 1 لاکھ بندے کو 3 پہ کرے تو 33-34 ہزار بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ لوگوں کو آپ ڈیوائڈ کر دیں, ڈیوائڈیڈ بائی 3, اور وہ 33-34, اور وہ 3 شفٹیں بن گئی آپ کی, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے,
24 घंटे में उन 3 शिफ्टों का जो आवर्स है ना उसको डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा कि कितने घंटे एक शिफ्ट काम करेगी, उसके बाद दूसरी शिफ्ट, फिर तीसरी शिफ्ट। अच्छा, उन्होंने एक और बड़ी मजे की बात की, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आपको एक पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। वो कैसे? कि आप अपने घर में बैठे होंगे, अपने शहर में बैठे होंगे, आप उधर से अपनी शिफ्ट पूरी करें, फ्रेश हो, चले जाएं अंदर, ठीक है, और दूसरी शिफ्ट आ जाएगी, उधर से नहाएं धोएं, रेस्ट चेस्ट करें, खाना पीना करें, दोबारा आ जाएं अपनी शिफ्ट पे। और वो कहते हैं कि आप सिर्फ जीटी रोड और मोटरवे बंद करें और उसके बाद देखें, ये आप इसको उस वक्त तक जारी रखें जब तक कि ये खान साहब को रिलीज नहीं करते। प्लस उन्होंने एक और मजेदार बात बताई, वो कहने लगे कि उन्होंने कहा कि मैंने जो है ना इसकी वो स्टैटिस्टिक्स देखी हैं कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस हो गई या दूसरी अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह, उसकी टोटल स्ट्रेंथ उन्होंने बताई कोई 1,80,90,000 के करीब। 1,80,90,000 लोग 24 करोड़ लोग पे कैसे भारी हो सकते हैं। फिर वो बताने लगे कि आप ये भी देखें कि हर डिस्ट्रिक्ट की जो है वो 3 से 3,500 पुलिस होती है। आप उनकी रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट किस तरह करेंगे कि हर 100 बंदे पे जो है ना वो एक पुलिस वाला है। अब आप मुझे वो मतलब उन्होंने बड़े मजेदार साइंटिफिक वे में ये सारी चीजें समझाई। तो मेरा ख्याल है कि ये देखिए, दिस इज द स्ट्रैटेजी कि आप लोग बैठें और उसके बाद ये जो, अच्छा इसमें एक और मजेदार चीज जो हो रही है वो क्या हो रही है, वो ये होती है कि हम लोग जिस तरह अब मतलब वो घर के अंदर होता है ना कि 2-3 बहन भाई होते हैं, तो माँ बाप का एक लाडला होता है, बाकी एक दो शैतान होते हैं। तो वो जो लाडला होता है वो कोई शैतानी करे तो वो छुप जाता है माँ के पीछे या बाप के पीछे, जिसका वो लाडला होता है। तो देखिए, मैं अगर पीटीआई का मेंबर हूं ना, तो मेरे लिए अकाउंटेबल खान साहब की फैमिली नहीं है, मेरे लिए अकाउंटेबल है वो लीडरशिप, वो ऑफिस बेयरर्स, जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन जो हमारे जो हैं वो हैं, और बाकी जो लोग हैं जो कि खान साहब के टिकट पे जिन लोगों ने जो है ना पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग हैं मेरे लिए अकाउंटेबल। देखें, खान साहब की जो फैमिली है उनका शुक्रिया, उनकी मेहरबानी, वो बहुत हिम्मत कर रहे हैं। इन लोगों को उनसे कुछ सीखना चाहिए, कुछ जो है ना इनको सीखना चाहिए। और उन लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हमें ये समझनी चाहिए चीज़ें। देखें, उनकी फैमिली के केसेस हैं, उनके भाई के केसेस हैं, उनके अपने केसेस हैं, वो तो इस चीज को भी डील कर रही हैं, ये उनकी हिम्मत है। मगर ये कि बाकी जो आप खान साहब की पार्टी हैं, आप वहां पे जनरल सेक्रेटरी हैं, आप वहां पे जो है चेयरमैन है, आप क्या कर रहे हैं, मेरा सवाल आपसे है। और मैं चाहता हूं कि ये जो हर वक्त वो छुप जाते हैं ना खान साहब की फैमिली के पीछे, तो अलीम आपा वगैरह को साइड पे हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोग हैं, अब इनसे ठीक है, करें। बिल्कुल सर, लेकिन उनकी भी मजबूरी है ना, उनके भी तो अपनी फैमिलीज जिस तरह आपने कह दिया है मौजूद है, मजबूरी उनकी भी है। आदिल, मेरी आप बात ठीक है, सुने, देखें फैमिलीज का मैं आपको बताता हूँ। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है एक घराना जो होता है ना, उसके अंदर एक कमाने वाला होता है, सारे कमाने जी, वाले नहीं होते, ठीक है। बाकी सारे ये थड़ों छड़ों पे बैठने वाले, होटलों में जाने वाले, अय्याशियां करने वाले, मौज मस्ती करने वाले होते हैं लोग। तो जो आपका ब्रेड अर्नर है वो तो अपना काम कर रहा है। देखिए, आपके अपने शहर के अंदर आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उसका यही फायदा है आपको। मतलब इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं आपको कि आप रिसोर्सेज को भी ठीक एग्जॉस्ट है कर सर, रहे आप हैं। मैं समझ गया, आप उसको कह रहे हैं कि इसको डिसेंट्रलाइज करें बेसिकली, मैं समझ गया, एग्जैक्टली, फाइन। आप एग्जॉस्ट करें रिसोर्सेज को। आप डिसेंट्रलाइज करें, एक जगह मत दें ताकि बंदे वहां से उठाए ना जाएं, ठीक है। दूसरी बात सर ये है कि जो फाइनल है कि पीटीआई क्या ओवरसीज में डिसमेंटल करने के लिए एक बाकायदा तरीके से ये जो मुख्तलिफ 1.5 इंच की मस्जिदें बनाई जा रही हैं, मेरे ख्याल में तो ये इफेक्टिव भी हैं एक तरफ। दूसरी तरफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि नहीं, ये 1.5 इंच की मस्जिदें जानबूझ के बनवाई जा रही हैं ताकि पीटीआई ओवरसीज को जो है वो डिसमेंटल किया जाए। फाइनल कमेंट बड़ा ब्रीफली इसके ऊपर बताइएगा कि आपकी क्या इसके ऊपर राय है। आदिल, मैं अगर होता ना डिसीजन मेकर होता, ठीक है, आई वुड हैव कम अप विद अ डिफरेंट अप्रोच। मैं ये देखता कि अगर तो आप पीटीआई का नाम यूज कर रहे हैं ना, तो वो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए,
اگر آپ یہ پیورلی اگر ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے اور ہیومن رائٹ اور ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں نا, تو دین آپ کو اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے, تاکہ یہ کہ دیکھیں لوگوں کے اندر جو ایک وہ ہے فرسٹریشن ہے یا ایک کسی قسم کی کنٹراڈکشن آ رہی ہے آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان میں, ہو سکتا ہے کہ آپ پوری اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہو, یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیت ہو بری کہ آپ ڈویژن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں میں دیکھیں مین چیز جو مین پرابلم ہے وہ ہے یہ کنفیوژن. آپ یا تو اس کو ریموو کریں, آپ کو چاہیے کہ آپ خان صاحب کی, بشرا بی بی کی, اور اگر آپ پی ٹی آئی کا لوگو یا پی ٹی آئی کا فلیگ وغیرہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کو نہ کریں. باقی اگر آپ ایک اچھی کاز کے لیے کر رہے ہیں تو بالکل کریں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, مگر یہ کہ اگر یہ امپریشن آ رہا ہے تو یو مسٹ کم اپ ود دی کلیئرٹی. آپ کو ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں ہمارا پی ٹی آئی کی کاز کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور دیکھیں دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے خان صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ کو یاد ہے وہ مروت والا معاملہ ہوا تھا, تو مروت صاحب اپنی نوٹیفیکیشنز وغیرہ اور وہ دینا شروع ہو گئے تھے. ایگزیکٹلی ہاں جی. تو خان صاحب نے کہا تھا کہ جو بھی اب آپ کو نیکسٹ نوٹیفیکیشنز آئیں گے وہ صرف سیکرٹری جنرل آفس سے آئیں گے یا آپ کو آفیشیل چینل سے آئیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس کی جو ہے نا وہ بیس لائن کہ آپ اس کو فالو کریں. سر شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, لیکن معاملات اتنے سادے نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں, اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں تو ہمیں پھر براہ راست ظاہری بات ہے بڑے محترم لوگوں کی طرف سے اس طرح کے فون آنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پارٹی میں تقسیم ہو رہی ہے, مشکل حالات ہیں, مشکل حالات میں آپ ساتھ ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, اس لیے پھر ہم پرائیویٹ بات کرتے ہیں پبلک, لیکن جتنی بات کر دیتے ہیں اس کے اوپر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے اپنے سوالوں میں وہ مسئلے اٹھانے کی کوشش کی ہے جو کہ ایک جنون مسئلہ ہے. ہم سب کی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ہم کسی کو بھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہتے, انکریج ہی کرنا چاہتے ہیں, لیکن مقصد ہم سب کا ایک ہے اور پاکستان کی حقیقی آزادی ہے. بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ ایک جنون مسئلہ ہے, وہ ایک ہیومن رائٹس ایشو ہے. عزت دو گے تو عزت ملے گی, لیکن بلوچستان کے اندر صرف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, یوز اینڈ ابیوز کیا جا رہا ہے. یہ پالیسی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, ان کے مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے. فوج کی آنکھوں سے یا پنجاب کی آنکھوں سے آپ کو بلوچستان کا مسئلہ ان کی آنکھوں اتار کے دیکھنا پڑے گا, تب سمجھ آئے گا. اس کے علاوہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا سرے سے. آدھی زندگی ہمیں, بلکہ 3 پورشن زندگی کے ہمیں گزر گئے تو ہمیں سمجھ آئی ہے گراؤنڈ کے اوپر آ کے کہ یار اصل معاملات ہیں کیا, چل کیا رہے ہیں. تو پروپیگنڈا کی جو اس وقت پوری مشینری چل رہی ہے, برین واش آپ کو کیا گیا ہے, اس کے اندر تو معاملات آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے. ابھی شکر ہے عمران خان کو انہوں نے جو ہے جو کچھ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ کیا, اس کے بعد لوگوں کی آنکھوں سے پٹی تو اتر گئی ہے, لیکن اب بھی ان کو بیوقوف بنانا جو ہے وہ بڑا آسان ہے, اور وہ ہمیں نہیں بننے دینا, یہ ہمارا مشن ہے. بہت بہت شکریہ شیخ غیاث احمد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. عزیزان من اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. تھینک یو سر. تھینک یو جی, خدا حافظ.